Hello student, I am Babita Sharma, your Hindi teacher from LPM Public School. I welcome in my online class. आज हम आपकी बुक व्याकरण से भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण पढ़ेंगे। आज हम आपकी चैप्टर फर्स्ट भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। मनुष्य तरह तरह से अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करना चाहता है। कभी वो बोलकर करता है अपने विचारों को प्रकट और कभी लिखकर करता है। हम मनुष्य अपनी भाषा, अपने भाव को प्रकट करने के लिए कुछ बातें लिखकर करते हैं और कुछ बातें बोलकर करते हैं। पहले चित्र में विभा निधि से कुछ कह रही है, निधि विभा की बात सुन रही है। और दूसरे चित्र में यश अपने पिता को ईमेल लिख रहा है, अपनी बात बता रहा है। पिता यश की बात ईमेल पर पढ़ रहे हैं। मतलब कह रहा है कि पहले फिगर में विभा जो है वो निधि से बात कर रही है, मतलब वो बोलकर अपने भाव को व्यक्त कर रही है। और दूसरे वाले फिगर में यश जो है वो लिखकर ईमेल द्वारा अपने पापा से अपने भाव को, अपने बातों को प्रकट कर रहा है और उसके पापा उस ईमेल को पढ़ रहे हैं। पूछा जाए कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है, तो आप कहेंगे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर लिखकर आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप, तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक किसे कहते हैं? जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों तथा भावों को प्रकट करता है तथा सुनकर भाव को समझता है, उसे मौखिक कहते हैं। जब कोई टीचर आपके क्लास में कोई पाठ या कोई चैप्टर आपको समझाता है तो बोलकर ही समझाता है, वो बोलकर अपने भाव को प्रकट करता है। आप उनके भाव को क्या करते हैं? समझते हैं। वो मौखिक भाषा कहलाता है। इसके अंतर्गत बोलना तथा सुनना। अगला एक आपको बोल रहा है तो दूसरा उसको सुनकर समझ रहा है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग आपसी बातचीत, वाद विवाद, टेलीफोन, रेडियो तथा दूरदर्शन आदि में होता है। हम अगर फ़ोन से बात करते हैं तो बातचीत बोलकर ही होता है, ठीक है। टेलीफोन से या टीवी में भी हम लोग देखते हैं, ये सब मौखिक में आते हैं। अब आपके हैं लिखित। तो लिखित जब मनुष्य लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत लिखना तथा पढ़ना आता है। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। जैसे आपका कोई एग्ज़ाम जब आता है तो आपका लिखित होता है, मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है। तो जब आप एग्ज़ाम पीरियड में आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उस प्रश्न को लिखकर अपने भाव को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। उसके बाद है कि सांकेतिक भाषा। अभी तक आप लोगों ने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में बस लिखित और मौखिक, मेन लिखित और मौखिक ही होता है, लेकिन सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? बच्चों आप देखे होंगे कि चौराहे पे ट्रैफिक लाइट लगी रहती है, और या आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में भी अंपायर होता है, तो वो बोल के नहीं कहता है कि ये 4 रन है या 6 रन है, वो इशारा करता है कि वो 4 रन गया है या 6 रन गया है, आउट है कि नॉट आउट है, ठीक है, नो बॉल है, वो सब क्या होता है, उसी को हम सांकेतिक भाषा, संकेत द्वारा। तो आपके बुक में दिया है कि आपने देखा होगा कि चौराहे पे ट्रैफिक लाइट होती है, लाल बत्ती जलने पर गाड़ी रुक जाती है, पीली बत्ती का इंतजार करती है, और जब हरी बत्ती जलने पर गाड़ियां चलने लगती हैं। यहाँ सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। कई बार सांकेतिक द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, जैसे हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी का चलना, मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना,
सीटी बजाकर खेल शुरू होने का इशारा करना आदि। परंतु इनका प्रयोग हर स्थिति या हर स्थान पे नहीं किया जा सकता है, अतः हम इसे भाषा के रूप में नहीं मानते हैं। आपका भाषा का मूल दो ही रूप होता है, लिखित और मौखिक। इनका कहीं कहीं प्रयोग होता है, इसलिए इनका हम इन्हें भाषा के रूप में जो सांकेतिक भाषा है उसको हम भाषा के रूप में नहीं मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे बोली कि बोली किसे कहते हैं। भाषा आपने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित एंड मौखिक। मौखिक में हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित में हम अपने विचारों को लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बोली कि बोली किसे कहते हैं। संसार में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, जापानी, रूसी, स्पेन, तेलुगु, मलयालम, फारसी, जर्मन, उर्दू आदि। जब एक ही भाषा अलग अलग स्थान पर या अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। कह रहे हैं कि जब एक ही भाषा अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। बोली में साहित्य की रचना होती है। बोली में साहित्य की रचना होती है। यद्यपि ब्रज, अवधी तथा खड़ी बोली में साहित्य की रचना की गई थी, परंतु बाद में केवल खड़ी बोली ही भाषा के रूप में लाई जाती है। बोल रहे हैं कि भाषाएं कई तरह की होती हैं, लेकिन जब एक ही भाषा अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरह से बोली जाती है तो वो बोली कहलाती है। अब बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है। यद्यपि ब्रज, अवधी तथा खड़ी बोली में साहित्य की रचना की गई है, परंतु बाद में केवल खड़ी बोली ही भाषा के रूप में लाई गई। भाषा पूछा जाए कि भाषा की परिभाषा मतलब बोली की परिभाषा क्या है, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप में को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। दिया है कि अवधी, ब्रज, मगही, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौज, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि हिंदी से उत्पन्न बोलियां हैं। ये जितनी सारी बोलियां हैं वो हिंदी से ही उत्पन्न बोलियां हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि कि लिपि किसे कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह क्या कहलाते हैं, भाषा की लिपि कहलाती हैं। तो भाषा के लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, लिपि की परिभाषा है कि भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। संसार में अलग अलग भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। संसार में अलग अलग भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक। विश्व की कुछ लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरिक है। हर भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे देवनागरिक लिपि है तो मराठी, हिंदी और संस्कृत इन तीनों की लिपियां देवनागरिक हैं। पंजाबी की गुरमुखी है, चीनी की चित्रलिपि है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच के रोमन लिपि है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच के रोमन लिपि है। उर्दू की फारसी है और बंगाल की बांग्ला है। बांग्ला की बांग्ला ही है। मराठी, हिंदी, संस्कृति देवनागरिक है। पंजाबी की गुरमुखी है, चीनी की चित्रलिपि है और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच का रोमन है, उर्दू का फारसी है, बांग्ला का बांग्ला ही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। ये हमारे भारत के संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में माना है। अब हम पढ़ेंगे मातृभाषा। अभी तक हमने पढ़ा भाषा, फिर बोली और उसके बाद लिपि। तो भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर आदान प्रदान करते हैं, लिखकर या बोलकर करते हैं। फिर भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बोली पढ़ा कि भाषा की क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं।
भाषा तो कई हैं, तरह तरह की भाषाएं हैं, लेकिन एक ही भाषा को अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरह से बोली जाती हैं तो बोली कहलाती हैं। और भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लिपि। तो जो भाषा में हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो लिपि कहलाती है। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है और भारत के संविधान ने 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की। अब हम पढ़ेंगे मातृभाषा कि मातृभाषा किसे कहते हैं। जो भाषा बच्चे सबसे पहले अपने घर में माता पिता से सीखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मातृभाषा कहते हैं। कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो डायरेक्ट स्कूल में नहीं आता है, सबसे पहले वो अपने परिवार के बीच में ही रह के बोलना सीखता है, चाहे उसका भाई हो या माँ पिता हो। तो सबसे पहले वो बोलना किसके बीच में सीखते हैं? अपनी फैमिली के बीच में सीखते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो बच्चा सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता से सीखता है वही क्या कहलाता है? मातृभाषा कहलाता है। जैसे पंजाबी भाषा परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा क्या कहलाती है? पंजाबी ही कहलाती है। पंजाबी भाषा में जो बच्चा पैदा होता है जिस परिवार में, तो उसकी मातृभाषा क्या होती है? पंजाबी होती है। और मानक भाषा दिया है कि मानक भाषा का सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा का सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप भाषा मानक भाषा कहलाता है। यही भाषा पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन आदि में व्यवहार रूप से लाई जाती है। मानक भाषा को ही हम समाचार पत्रों, पुस्तक, रेडियो, दूरदर्शन आदि में ये मानक भाषा को व्यवहार में लाते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग अक्सर स्कूल में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है: हिंदी, पंजाबी, मराठी, उर्दू, गुजराती, डोगरी, बांग्ला, असमिया, कश्मीरी, कन्नड़, तमिल, बोडो, नेपाली, मलयालम, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, संथाली, उड़िया, तेलुगु, मणिपुरम, कोंकणी। ये जो 22 भाषा हैं इनको संविधान के 22वें अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई है। ये मान्यता प्रदान वो भी भारत के संविधान द्वारा की गई है। अब हम पढ़ेंगे साहित्य। प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को संग्रहित करके रखा जाता है। प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को संग्रहित करके रखा जाता है ताकि अगली पीढ़ी उस ज्ञान का लाभ उठा सके। ज्ञान का यही संचित कोश साहित्य कहलाता है। अगर पुरानी किताबें न रखी जाए तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। सारी किताबें संजो कर रखी जाती है। तो बोल रहे हैं प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को, जो किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण जिसमें ज्ञान की बातें होती हैं, प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को संग्रहित इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि अगली पीढ़ी का ज्ञान उस ज्ञान का लाभ उठा सके। ज्ञान की यही संचित कोश साहित्य कहलाता है। किसी भी भाषा को साहित्य, गद्य अथवा पद्य के रूप में लिखा जाता है। गद्य में हम अपने विचार, कहानी, निबंध तथा नाटक आदि के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। आप लोगों को गद्य और पद्य दोनों पढ़ा जाता है। पोयम जो होता है वो पद्य होता है। कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई लेखक से कोई कहानी पढ़ते हैं तो वो आपके गद्य में आ जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि किसी भी भाषा का साहित्य गद्य अथवा पद्य के रूप में लिखा जाता है। तो गद्य में हम अपने विचार, कहानी
कहानी के तौर पे लिखते हैं, निबंध तथा नाटक आदि के रूप में लिखते हैं, और जबकि पद्य में वही चीज़ हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण ही ऐसी चीज़ है कि जो भाषा को हमें शुद्ध रूप से लिखना बोलना सिखाता है। अगर व्याकरण ना रहे तो हिंदी बेकार है, क्योंकि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए और तथा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सिखाता है। आपके बुक में दिया है कि बच्चों प्रायः ऐसी गलतियां करते हैं, इसका कारण उन्हें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं तो सेंटेंस इधर उधर होता है क्योंकि उन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। किसी भी भाषा के बनने तथा विकसित होने के बाद उसका शुद्ध रूप क्या है यह सिखाने के लिए कुछ नियम होते हैं। यह नियम हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा सिखाते हैं। व्याकरण के अंतर्गत ही हमें वर्णों तथा शब्दों तथा वाक्यों के संबंध की जानकारी मिलती है। अगर व्याकरण नहीं रहे तो ना आप कोई शब्द शुद्ध से बोल सकते हैं, ना वर्ड बोल सकते हैं, ना ही कोई वाक्य, क्योंकि वर्ड से ही शब्द बनते हैं और शब्द से ही वाक्य बनते हैं। अगर हमें व्याकरण की जानकारी ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी शब्द या वाक्य सही से नहीं बना सकते। जैसे तुम्हारे का कौन सा काम करना है, यहाँ पे इस बच्ची को जो आपके फिगर में दिया है बोल रही है तुम्हारे को कौन सा काम करना है, यानी यहाँ इस बच्चे को व्याकरण का ज्ञान नहीं है। मेरे को अभी हिंदी का गृह कार्य करना है, मेरे को अभी हिंदी का ज्ञान। चित्र में दिए दोनों वाक्य को पढ़िए, बोला है चित्र में दिए गए दोनों वाक्य। बच्चे बोलने में प्रायः ऐसी गलतियां करते हैं क्योंकि बच्चों को व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। अगर व्याकरण का ज्ञान न हो तो आप ये नहीं बता पाओगे कि कहाँ कौन सा शब्द या कौन सा सेंटेंस या कौन सा वाक्य लगाना है। तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। थैंक यू।